तो आज हम हिंदी विषय के 21वां जो गद्य है क्रांतिकारी शेखर का बचपन वो आज हम पढ़ेंगे। गत पीरियड में हमने 19वां काव्य धरती की शान के बारे में हमने पढ़ाई की थी और आज हम हिंदी विषय के गद्य 21 क्रांतिकारी शेखर का बचपन यह काव्य हम पढ़ेंगे। तो पहले जो शेखर था, चंद्रशेखर आजाद जो शेखर था वो बचपन से ही क्रांतिकारी विचारधारा में पले हुए थे, यानी कि उसके मन में क्रांतिकारी के विचार बहुत सारा गहरे थे। तो आज पहले हम उसका लेखक का परिचय करेंगे। जो क्रांतिकारी शेखर का बचपन जो गद्य है वह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी ने लिखा हुआ है। पहले हम उसके बारे में पढ़ेंगे, उसका परिचय करेंगे। आधुनिक हिंदी काव्य धारा में कई नई कविता के प्रमुख कवि एवं बहुचर्चित उपन्यासकार के रूप में अज्ञेय जी का नाम एवं प्रधान उल्लेखनीय है। उनका जन्म 9 मार्च 1911 में कसरिया कुशीनगर में हुआ था। बचपन का 1911 और 1915 तक समय लखनऊ में बीता। बाद में कुछ समय के लिए वे श्रीनगर और जम्मू में रहे। उन्होंने लाहौर के एक कॉलेज से बीएससी की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। क्रांतिकारी दल के सक्रिय भाग लेने के कारण उन्हें कारागार में रहना पड़ा, यानी जेलवास में भुगतना पड़ा था। उन्होंने सैनिक और विशाल भारत रत्न भारत का संपादन भी किया। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय साहित्य और संस्कृति के प्राध्यापक के रूप में काम किया। अज्ञेय जी विद्रोही व्यक्ति रहे हैं। विद्रोह उनके साहित्य की मूल चेतनाएं हैं। उनका उपन्यास शेखर एक जीवनी प्रेमचंद्र के गोदावरी के बाद सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। प्रेमचंद्र ने लिखी हुई जो गोदान यह उपन्यास के बाद शेखर एक जीवनी ये उपन्यास आता है और इसमें से यह हमारा जो गद्य है लिया गया है। तो इसका अतिरिक्त उन्होंने नदी के द्वीप और अपने अजनबी उपन्यास भी लिखे हैं। वे हिंदी कविता में प्रयोगवादी आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्हें आंगन के पार द्वार काव्य कृति पर साहित्य अकादमी ने पुरस्कार किया। कितनी नाव में कितनी बात पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरिघास पर क्षणभर, बावरा, अहेरी, अरि और करुणा प्रभायम उनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। उन्होंने तार सप्तक का भी संपादन किया है। क्रांतिकारी शेखर का बचपन उनके प्रसिद्ध उपन्यास शेखर एक जीवनी भाग 1 का अंश है, यानी कि शेखर एक जीवनी जो भाग 1 है उसमें से यह क्रांतिकारी शेखर का बचपन के गद्य जो लिया गया है। यह उपन्यास 1940 ईस्वी सन में लिखा गया है। बचपन से लेकर कॉलेज जीवन तक का जीवन विचित्र है। शेखर का जीवन दर्शन स्वातंत्र्य की खोज लक्षित है, वह लील पर चलने वाले नहीं है। शेखर का बचपन क्रांतिकारी विचारों से अभिभूत था। वह ब्रिटिश शासन का जबरदस्त विरोधी और स्वदेशी चीजों का चाहक था। अंग्रेजी के बजाय हिंदी का हिमायती बचपन के उनके जीवन का कुछ अंश इस उपन्यास अंश में संकलित है। यानी कि जो शेखर है वो बचपन से लेकर वो क्रांतिकारी विचार रखते थे और उसने अंग्रेज शासन का बहिष्कार किया था और अपने हिंदी भाषा का मूल्यवान समझते थे और अंग्रेज शासन का उसने बहिष्कार किया था। अब हम ये गद्य जो है ये विस्तृत में पढ़ेंगे। असहयोग की एक लहर आई और देश उनमें बह गया। अंग्रेज साम्राज्य की एक लहर आई और सारा देश उसमें बहने लगा। शेखर भी उसमें बहने की चेष्टा करने लगा। शेखर जो है चंद्रशेखर आजाद जो शेखर जो है वो भी उसमें बहने की चेष्टा करने लगा। जब नहीं बह पाया तब हाथों से खेकर अपने को बहाने लगा। जो वो जो साम्राज्य था अंग्रेज साम्राज्य उसमें बह नहीं पाया तो अपने हाथों के वो खेकर वो
उसमें से बहाने लगा। उसने विदेशी कपड़े उतारकर रख दिए, जो 2-4 मोटे देशी कपड़े उसके पास थे वही पहनने लगा। उसने अंग्रेजी जो कपड़े थे उसको भी उसने पहनना छोड़ दिया था, उतार दिया, और 2-4 जो स्वदेशी कपड़े थे उसने वो पहनना शुरू कर दिया। बाहर घूमने मिलने जाना उसने छोड़ दिया, क्योंकि इतने देशी कपड़े उसके पास नहीं कि बाहर जा सके। वो शेखर के पास ज्यादा देशी कपड़े नहीं था, इसीलिए उसने बाहर घूमने जाना भी कम कर दिया था। प्रायः दोपहर को वो ऊपर की एक खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता और बाहर देखा करता। प्रायः वो दोपहर के समय वो ऊपर का जो ब्लॉक था उसमें जाता, वहां पे खिड़की थी, वहां जाकर बैठ जाता, वहां जाकर पास में खड़ा हो जाता और बाहर देखता रहता। कभी दूर से जब बहुत सी कंठों की समवेत पुकार उस तक पहुंची, एक बार वहां जो खड़ा था तब उसने बहुत लोग एक साथ बोल रहे हो, उसकी जो संवाद थी, जो उसका कंठों थी, संवेद थी, वो उसको सुनाई दी। गांधी जी का बोलबाला दुश्मन का मुंह हो काला। गांधी जी की बोलबाला यानी कि अति प्रसिद्ध गांधी जी की प्रसिद्धि के बारे में बता रहे थे, और मुंह काला होना यानी कि अंग्रेज लोगों का जो मुंह काला है, अंग्रेजों की बेइज्जती करना, यह जो सूत्रोच्चार हो रहा था, यह सूत्रोच्चार शेखर ने सुना। तब उसके प्राण पुलकित हो उठते और वह भी अपने खिड़की से पुकार उठता। तब उसके प्राण प्रफुल्लित हो गए, प्रसन्न हो गया, और वो भी अपने खिड़की के पास खड़ा रहकर वो भी और दोहराने लगा, गांधी जी का बोलबाला दुश्मन का हो मुंह काला। गांधी जी का बोलबाला और दुश्मन का मुंह हो काला, ये सूत्रोच्चार जो है ये नारा को लगाने लगा। इससे आगे वो जा नहीं सकता था, ये इसके आगे वो यहाँ घर में बैठकर ये बोल सकते थे, इसके आगे वो जा नहीं सकते थे, क्योंकि उसका घर का अंकुश उस पर ज्यादा था। इसलिए माँ ऊपर कोठे पर बैठी हुई थी। शेखर ने घर के सब कमरों में से विदेशी कपड़ों, बटोरे और नीचे एक खुली जगह ढेर लगा दिया। माँ का अतिरिक्त सब लोग बाहर गए हुए थे, और उस समय माँ अलग से एक कमरे में बैठी हुई थी। तब शेखर ने घर के सभी अंग्रेज कपड़ों थे वो कपड़े उसने एकत्रित किया। फिर लैंपे लाकर उन पर मिट्टी का तेल उड़ेला, तेल का पीपा नौकरों के पास रहता था, वह जाने की हिम्मत नहीं हुई, वहां जाने की हिम्मत नहीं, और आग लगा दी। वो सारे कपड़े इकट्ठे किए हुए थे, उस पर मिट्टी का तेल लगाया और छंटका और उसमें उसको जला दिया। आग एकदम भभक उठी, एकदम से आग उठ गई। शेखर का आह्लाद भी भभक उठा, शेखर भी उत्साहित हो गया, उसका जो बोलना था, उसका जो आवाज थी वो भी प्रसन्न हो गए। वह आग के चारों ओर नाचने लगा, नाचने लगा, गला खोलकर गाने लगा, और गला खोलकर ऊंचे आवाज से वो गाने लगा। गांधी का बोलबाला दुश्मन का हो मुंह काला, ऊंचे स्वर से वो गाने लगा, गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह हो काला। थोड़ी देर में माँ आई और थोड़ी देर में शेखर के गाल भी मानो विदेशी हो गए, यानी कि थोड़े समय के बाद उसकी माँ आई, शेखर की माँ उसके पास आई और उसने शेखर को मारा, पीटा, इसी की वजह से उसका गाल भी लाल हो गया, विदेशी हो गया, जलने लगे, उसका गाल भी जलने लगे। लेकिन ढेर राख हो गया था, तब तक तो जो ढेर था, कपड़ों का जो ढेर था वो राख बन चुका था। शेखर के मन में विदेशी मात्रा के प्रति घृणा हो गई। शेखर के मन में विदेशी मात्रा, कोई भी चीज वस्तु हो, उसके प्रति उसको नफरत हो गई, घृणा हो गई। उसने देखा कि हमारे नस नस में विदेशी का प्रभुत्व ही नहीं, आतंक भरा हुआ है। उसने देखा कि हमारे सभी लोगों के जो रक्त में है, नस नस में विदेशी प्रभुत्व नहीं, विदेशी आतंक फैला हुआ है। उसे पुरानी बातों भी याद आई और नई भी, उसको पुरानी बात भी याद आई और नई बातें भी याद आने लगी। वो देखने लगा, उसे यह भी ध्यान हुआ कि पिता उसके घर में भाइयों से अंग्रेजी में बात करने को कहा करते हैं। उसको पता था कि उसके पिता जो है उसके भाइयों के साथ घर में अंग्रेजी में
बात करने को कहता है। यह भी कि वह शैशव से अंग्रेजी बोलना जानता है, यह भी उसको मालूम था कि शैशव से वो अंग्रेजी बोलना भी जानता है, पर हिंदी अभी सीख रहा है, पर हिंदी भाषा अभी वो सीख रहा है। उसकी पहले आया ईसाई थी, उसकी जो पहली टीचर थी, जो शिक्षिका थी, वो यीशु ख्रिस्त यानी ख्रिस्त थी और अंग्रेजी ही बोलती थी, और वो भी अंग्रेजी बोलती थी। उसका पहला गुरु जिसके साथ उसे दिन भर बिताना होता था, उसका जो पहला गुरु था उसके साथ दिन भर उसके साथ रहना पड़ता था, वह एक अमेरिकन मिशनरी था जो पढ़ाता चाहे कुछ भी नहीं था, दिन भर अंग्रेजी की शिक्षा तो देता था। वो जो अमेरिकन जो मिशनरी था वो पढ़ाता कुछ नहीं था, पर अंग्रेजी का ज्ञान, अंग्रेजी का शिक्षा हमेशा के लिए देता था। शेखर ने देखा कि यदि मातृभाषा वह है जो हम सबसे पहले सीखते हैं, तब तो अंग्रेजी उसकी मातृभाषा होगी। शेखर को मालूम होता था कि हम जो पहले जो भाषा सीखते हैं वो हमारी मातृभाषा रही है, तो हम लोग तो अंग्रेजी भाषा पहले से ही सीख रहे हैं, तो क्या हमारी मातृभाषा अंग्रेजी है? अंग्रेजी उसकी मातृभाषा है, और विदेशी ही उनकी माँ है, और विदेशी भाषा ही उसकी माँ है। उसने आत्माभिमान को बहुत सख्त धक्का लगा, उसके आत्माभिमान को बहुत सख्त धक्का लगा, जिसे मैं घृणित समझाऊं, इससे वो नफरत मानते थे। उसी विदेशी को माँ कहने को बाध्य हो, यह विदेशी लैंग्वेज, विदेशी भाषा है, उसको माँ नहीं कह सकता। उसने उसी दिन से बड़ी लगन से हिंदी पढ़ना प्रारंभ किया, उस दिन से उसने हिंदी पढ़ने का प्रारंभ किया और बहुत लगन से प्रारंभ किया, और चेष्टा से भी अपनी बातचीत में अंग्रेजी शब्द निकालने लगा, और चेष्टा से हरकतों में भी अपनी भाषा में से अंग्रेजी जो भाषा थी वो उस अंग्रेजी जो शब्द थे वो निकालने लगे। अपनी आदतों में से विदेशी अभ्यासों को दूर करने लगा, अपनी जो आदतें अंग्रेजी लोगों की जो आदत डाली हुई थी कि अपनी आदतों में से भी अंग्रेजी विदेशी का अभ्यास को दूर करने लगा, और अपने हिंदी ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए और गांधी के प्रति अपनी श्रद्धा जिसे व्यक्त करने का और कोई साधन उसे प्राप्त नहीं था। यह करने का, हिंदी ज्ञान प्राप्त करने का और गांधी जी के प्रति श्रद्धा रखने के सिवा उसके पास दूसरा कोई ज्ञान साधन प्राप्त नहीं था। प्रकट करने के लिए उसने एक राष्ट्रीय नाटक लिखना प्रारंभ किया, और उसकी जो दूसरा साधन प्रकट करने के लिए उसने एक राष्ट्रीय नाटक लिखना प्रारंभ किया। जीवन में देखा हुआ एकमात्र खेल की स्मृति कभी ताजी होती, इसलिए उसे लिखने में विशेष कठिनाई नहीं हुई। उसने तो यह क्रांतिकारी का विचार जो है उसके मन में भरे हुए थे, इसीलिए उसने यह नाटक लिखने में कुछ ज्यादा मुश्किलें नहीं हुई थी, समस्याएं नहीं हुई थी। प्रस्तावना को जो कि क्यों हथियार इस जैसे वैसे भी अपने जो नाटक की प्रस्तावना है वो तो उसने लिख ली। केवल कहीं कुछ मामूली परिवर्तन करना पड़ा, कहीं कुछ मामूली परिवर्तन जो उसे प्रस्तावना में करना पड़ा। उसके बाद नाटक प्रारंभ हुआ, उसके बाद उसने नाटक लिखना प्रारंभ किया। एक स्वाधीन लोकतंत्र भारत का विराट स्वप्न उसके राष्ट्रपिता गांधी है और प्रसिद्ध के लिए साधन है। अनवरत कताई और बुनाई, विदेशी माल और मनुष्य का परित्याग और प्रत्येक अवसर पर दूसरा गाल आगे कर देना, सत्य हरिश्चंद्र का इंद्रलोक प्रारंभ से हटकर अंत में आ गया था। तो अपने ऊपर शेखर की प्रतिभा द्वारा सूर्यास्त के सुनहरे टापू की छाप लेकर शेखर ने नाटक का अंतिम दृश्य था स्वाधीन और बाधाहीन भारत एक स्थूल आकार प्राप्त स्वप्न। उसका जो आखिरी जो अंश था नाटक का वो था स्वाधीन और बाधाहीन, हमारा देश स्वाधीन होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए और बाधाहीन होना चाहिए, उसमें कोई बाधा नहीं होना चाहिए। ये उसका आखिरी एक स्थल आकार था, मुख्य आकार था। नाटक पूरा हो गया। शेखर ने सुंदर देशी शाही से अपनी प्रतिलिपि तैयार की और उसे अपनी पुस्तकों के नीचे छिपाकर रख दिया। नाटक पूरा कर दिया और शेखर ने सुंदर शाही, स्वदेशी शाही से, अपनी शाही से उसने क्या
नाटक लिखा, पर उसको दूसरों को बता नहीं सकते थे, इसलिए उसने अपने जो दूसरी किताबें थी उसके नीचे छिपाती थी। पहले साहित्यिक प्रयत्नों की गति उसे अभी याद थी, पहले की जो साहित्यिक रचनाएं थी उसे भी वह भी उसे याद थी, इसलिए उसने अपना यह नाटक, यह मूल्य रत्न अमूल्य रत्न किसी को नहीं दिखाया। यह जो शेखर ने लिखा था नाटक, वह नाटक दूसरों को उसने नहीं बताया कि वो मूल्यवान है, सरस्वती को भी नहीं। और हर समय जब जहां वह जाता उसने मन में एक ध्वनि गुंजा करती, मैं शेखर हूँ, एक अपूर्व नाटक का लेखक चंद्रशेखर। और जहां भी जाए उसके अपने मन में विचार होते रहते थे, मैं शेखर हूँ, मैं चंद्रशेखर हूँ, और मैंने एक नाटक लिखा है, मैंने ये नाटक लिखा है, ये चंद्रशेखर ने ये नाटक लिखा है। वो उसको अपने आप को वो प्रफुल्लित करते रहते, अपने आप में वो ध्वनि गूंजती रहती। और मैंने अकेले ही बिना किसी की सहायता के अपने हाथों से उसका निर्माण किया। मैंने अकेले एक पुस्तक लिखा है, दूसरों की सहाय नहीं लिए, मैंने दूसरों की सहाय से मैंने एक नाटक नहीं लिखा, मैंने अपने आप लिखा हुआ है। इस बाबत से वो प्रसन्न था, अपने हाथों से उसका निर्माण किया है। स्वाधीन बाधाएं भारत के उस चित्र का मैंने, स्वाधीन और बाधाएं भारत का जो चित्रण है उसके बारे में मैंने इसका लेख नाटक मैंने लिखा है, उससे मैं दूसरों की किसी की मैंने सहाय नहीं की है। शेखर के पिता एक दिन के दौरे पर जा रहे थे और शेखर साथ था। शेखर का पिता जो है वो एक दिन के दौरे के लिए जा रहे थे और शेखर तब उसके साथ था। बांकीपुर स्टेशन पर सामान रखकर पिता और पुत्र वेटिंग रूम के बाहर टहल रहे थे। शेखर कुछ आगे, पिता पीछे पीछे। बांकीपुर के स्टेशन पर सामान रखकर पिता और पुत्र दोनों वेटिंग रूम के बाहर, वेटिंग रूम था उसके बाहर टहल रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे। और शेखर कुछ आगे था और उसका पिता है वो पीछे पीछे आ रहा था। पास से एक लड़का आया और शेखर की ओर उन्मुख होकर अंग्रेजी में बोला, तुम्हारा नाम क्या है? पास में एक शेखर के पास एक लड़का आता है और वो बोलता है, शेखर को बोलता है, उन्मुख होकर उसके सामने आकर बोलता है, उन्मुख होने यानी सामने आना, सामने आकर बोलता है, अंग्रेजी में बोलता है, तुम्हारा नाम क्या है? शेखर ने सिर में पैर तक उसे देखा। शेखर ने पहले सिर से पैर तक उस लड़के को देखा। लड़का एक अच्छा सा सूट पहने था, सिर पर अंग्रेजी टोपी और उसके स्वर में अहंकार था। लड़का कैसा था? लड़का है वो एक अच्छा सा सूट पहना हुआ था, उसके सिर पर अंग्रेजी टोपी थी और उसके स्वर में अहंकार था। उसको ऐसा था कि मैं अकेला ही अंग्रेजी भाषा को जानता हूँ, इस प्रकार का उसका अहंकार था। शायद वो अपने अंग्रेजी ज्ञान का परिचय देना चाहता था, शायद वो अपने जो अंग्रेजी ज्ञान है उस लड़के को अंग्रेजी ज्ञान है वो शेखर के सामने उसका परिचय करवाना चाहता था, परिचय देना चाहता था। शेखर को प्रश्न बुरा और अपमानजनक लगा। शेखर को यह प्रश्न उसको बुरा और अपमानजनक लगा क्योंकि अंग्रेजी में पूछा था, उसको इसीलिए उसको अपमानजनक लगा क्योंकि उसके अहंकार के साथ पूछा था उस लड़के ने, इसीलिए शेखर को ये बुरा लगा। उसने उत्तर नहीं दिया, शेखर ने उत्तर नहीं दिया, कुछ इसलिए भी नहीं दिया कि पीछे पिता थे और पिता की उपस्थिति में बात करके वो झिझकता था। शायद उसने उत्तर दिया इसलिए भी नहीं दिया कि उसके पास में उसके पिताजी खड़े थे और पिताजी के सामने बोलना वो झिझकता था, यानी कि वो उससे डरता था। उस लड़के ने समझा उसका सामना करने वाला कोई नहीं है। वो जो अंग्रेज लड़का था जिसने अंग्रेजी में पूछा था शेखर को, उसको लगा कि मेरा सामना करना इस लड़के का काम नहीं, ये लड़का मेरा सामना नहीं कर सकता। यह लड़का शायद अंग्रेजी जानता ही नहीं। इसको ऐसा लगा कि ये लड़का जो है शेखर जो है वो शायद अंग्रेजी जानता ही नहीं। उसने तनिक और रोब में कहा और थोड़ा सा रोब किया, अभिमान के साथ, घमंड के साथ उसने बोला, माय नेम इज डू यू गो टू स्कूल? मेरा नाम यह है, तुम स्कूल में पढ़ते हो? यह उसने पूछा। शेखर के पिता वहां न होते तो वह प्रश्न का उत्तर
न देता, पर हिंदी में कुछ उत्तर अवश्य देता। शेखर का पिता उसके साथ शायद न होते तो शेखर उसका उत्तर नहीं देता, पर हिंदी में कुछ उसको उत्तर जरूर देता, अवश्य देता। उसके मन में यह संदेह उठ भी रहा था कि वह लड़का शायद कोई पाठ ही दोहरा रहा है। शेखर को लगता था कि यह लड़का है पूरा कम अंग्रेजी जानता है, पर उसके सामने कोई पाठ दोहरा रहा है, इस तरह अपना अंग्रेजी का प्रभाव उस पर बता रहा है, दिखा रहा है। अंग्रेजी उतनी जानता नहीं, वो अंग्रेजी जानता नहीं, पर उसने घृणा से उस लड़के को और देखा, उत्तर कोई नहीं दिया। शेखर ने घृणा नफरत से उस लड़के के सामने देखा, पर उसका उत्तर शेखर ने नहीं दिया। पिता के क्रुद्ध स्वर ने कहा, शायद उस लड़के को जताने के लिए कि मेरा लड़का अंग्रेजी जानता है, जवाब क्यों नहीं देते। पिता जो है वो कुछ क्रोध स्वर में बोला, और शायद वो लड़के के सामने बताना चाहता था कि मेरा लड़का भी अंग्रेजी जानता है, और बोलता है जवाब क्यों नहीं देते हो, तो शेखर कहते हैं। शेखर और भी चिढ़ गया और भी चुप हो गया। शेखर जो था वो गुस्से में आ गया, गुस्सा उसको आने लगा, और वो फिर भी चुप हो गया। वह लड़का मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। वो लड़का जो है अंग्रेजी में पूछने वाला जो लड़का है वो आगे बढ़ गया, आगे चले गए, मुस्कुराकर आगे चला गया। पिता ने कहा इधर आओ। पिता ने शेखर को बुलाया, इधर आओ। शेखर उसके पीछे पीछे वेटिंग रूम में गया। तो पिता ने उसका कान पकड़कर पूछा, पिताजी ने शेखर का कान पकड़ा और पूछा, जवाब क्यों नहीं देता, मुंह टूट गया है क्या? शेखर का कान पकड़कर पिताजी ने कहा, जवाब क्यों नहीं देते हो, आपका मुंह टूट गया है क्या? तभी ट्रेन आ गई और शेखर कुछ उत्तर देने से या उत्तर न देने की गुस्साखी करने से बच गया। वो कुछ समय जब पिताजी ने उसका कान पकड़ा और बोला कि आपने उत्तर क्यों नहीं दिया, आपका मुंह टूटा हुआ है, यह बोलते ही वहां तभी प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आती है और शेखर का उत्तर देना या न देना जो इसकी गुस्साखी थी वो उसको उत्तर देना नहीं पड़ा था। दूसरे दिन घर पर पिता ने माँ से शेखर की माँ से कहा, हमारा लड़के सब बुद्धू है, हमारा जो लड़का है वो बुद्धू है, किसी के सामने तो वो बोल नहीं निकलता। शेखर ने सुन लिया, अब किसी और के सामने तो वो बोल ही नहीं सकता, इसलिए हमारा लड़का जो है वो बुद्धू है। शेखर ने ये सुन लिया। यहाँ पे ये गद्य है जो क्रांतिकारी शेखर का बचपन, यह गद्य यहाँ पूर्ण होता है। यह गद्य है शेखर एक जीवनी उपन्यास, उसका पहला अंश में से लिया गया है। यहाँ पे यह गद्य जो है क्रांतिकारी शेखर का बचपन, यह गद्य यहाँ पूर्ण होता है। और यहाँ पे जो शेखर को बचपन से ही क्रांतिकारी विचार से भरा हुआ था, उसमें उसको विदेशी सारी चीज वस्तुओं से घृणा हो रही थी, स्वदेशी चीज वस्तु अपना रहे थे। इस तरह यहाँ पे यह गद्य पूर्ण होता है। इसका जो स्वाध्याय का प्रश्नों का उत्तर जो है वो बाकी रूप में फिर उत्तर लेना, जब स्कूल से सूचना मिले तो यहाँ पे स्कूल में जमा कर देना, यहाँ से साइन हो जाए, बाद में फिर आपको सूचना मिले तो ये नोट जो है साइन कर जो आप ले जा सकते हो। तो अब अगले पीरियड में हम अगले पार्ट की बात करेंगे, अगले पार्ट की बात करेंगे।